हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 8.2 के इस भाग में सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। प्रश्नावली 8.2 के पहले भाग में हमने मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता से प्रश्नों को हल किया था। अब यहाँ जितने भी प्रश्न हैं उसमें हमें मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम का उपयोग करना है। तो यह मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है इससे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से वीडियो बनाने में लेट हो रहा है, और जैसे ही तबीयत ठीक हो जाती है, आपको मेरी आवाज़ से भी पता चलता होगा, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो पहले समझ लेते हैं मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है। प्रमेय का, तो इसके लिए एक पहले त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं और इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। अब मान लेते हैं कि भुजा ए बी का एक मध्य बिंदु है और इसे नाम दे देते हैं पी। अब पी से होते हुए रेखा खींचेंगे जो कि ए सी को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अब इस बिंदु को नाम दे देते हैं क्यू, और पी क्यू जो है वो बी सी के समांतर है, ऐसा दिया हुआ होगा। तो क्या होगा कि जो क्यू बिंदु है वह ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा या मध्य बिंदु हो जाएगा। अर्थात अगर लिखना चाहें तो ए क्यू बराबर क्यू सी, और यही क्या होता है, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम होता है। तो इसी का उपयोग करते हुए हमें प्रश्नों को हल करना है। इसकी परिभाषा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहले इसे रेज कर लेते हैं। जो पहला प्रश्न दिया है, ABCD एक समलंब है जिसमें AP समांतर DC है, साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। चित्र में दिखाया गया है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम का उपयोग करते हुए प्रश्न को हल करेंगे। अब जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और बाकी की जो दो भुजाएं होती हैं वह असमांतर या समांतर नहीं होती हैं। लंबाई में बराबर हो सकती हैं लेकिन समांतर नहीं होती हैं। जैसे कि यहाँ दिया है AB समांतर DC है और दो भुजाएं जो है वह असमांतर है। तो इस प्रकार की आकृति या इस प्रकार के चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें AB समांतर BC तथा बिंदु E भुजा AD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। अब देखिए यहाँ दिया है लाइन, E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है। तो E से जो रेखा हमने खींची है वह किसके समांतर है? AB के। तो इसलिए हम लिख सकते हैं EF जो है वो किसके समांतर है? AB के। तो ये भी लिख लेते हैं EF समांतर AB। अब प्रमाणित कर लेते हैं इससे। उपपत्ति, त्रिभुज ABD ले रहा हूं, ठीक है। त्रिभुज ABD में दिया है, देखिए क्या दिया है, EF जो है वो AB के समांतर है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, चलिए P। तो EP किसके समांतर हो जाएगा? AB के। तो यही लिखेंगे EP समांतर AB, क्योंकि त्रिभुज हमने क्या लिया है? ABD। तो यहाँ पर इस पॉइंट को नाम देना जरूरी था, इसलिए इस पॉइंट को नाम दे दिया P। तथा E भुजा AD का मध्य बिंदु है।
मध्य बिंदु है। अब देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दिया है एडी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, और इसके समांतर में एक रेखा, एबी के समांतर में एक रेखा खींचा है जो कि ईपी है। तो ये जो पॉइंट है वो किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, बीडी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यही लिखेंगे। इसीलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, बाय डेफिनेशन लिख रहा हूं उसका, किसका, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम का, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अतः हम लिख सकते हैं कि P किसका मध्य बिंदु होगा, PD का मध्य बिंदु होगा। P भुजा BD का मध्य बिंदु है। अब देखिए, अगला जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज ले लेंगे BCD या BDC, और फिर इसमें जो होगा वो EF, अगर AB के समांतर है तो EF किसके समांतर हो जाएगा, DC के भी समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर PF जो होगा वो किसके समांतर होगा, DC के समांतर हो जाएगा। अगर EF जो है वो DC के समांतर है तो PF भी किसके समांतर होगा, DC के। इसी प्रकार अब देखिए, ये जो पॉइंट अभी हमने प्रूव कर लिया कि BD का क्या है, मध्य बिंदु है, और ये एक समांतर रेखा है किसके, इसके समांतर रेखा है। तो ये जो पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, BC का मध्य बिंदु हो जाएगा, और यही हमें दर्शाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज BCD में PF समांतर हो जाएगा CD या DC के, ये दिया है। अब दिया क्यों है, जैसा कि मैंने बताया था कि EF जो है वो किसके समांतर है, AB के, तो EF किसके समांतर हो जाएगा, DC के। इसी प्रकार PF भी किसके समांतर होगा, DC के। जैसे लिख सकते हैं, दिया है। तथा अभी हमने प्रूव किया है P भुजा BD का मध्य बिंदु है। अब इसके लिए लिख लीजिएगा, ऊपर प्रमाणित किया जा चुका है। इसलिए फिर से मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता से हम क्या कह सकते हैं कि F जो है वो BC का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से F भुजा BC का मध्य बिंदु होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख सकते हैं, इति सिद्धम। तो ये प्रश्न हल हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
पांचवा प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं एबी और सीडी के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि रेखाखंड एएफ और ईसी विकर्ण बीडी को समद्विभाजित करते हैं। जैसा कि लास्ट लाइन में कहा है, एएफ और ईसी विकर्ण बीडी को समद्विभाजित करते हैं। इसका अर्थ है डीपी बराबर पी क्यू बराबर क्यूबी। यही हमें सिद्ध करना है। इसे किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं? दो त्रिभुजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो ए पी बी और दूसरा डी क्यू सी। अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? देखिए, त्रिभुज ए पी बी में पी क्यू और क्यू बी आ रहा है, और इसी प्रकार डी क्यू सी में डी पी और पी क्यू आ रहा है, और इन्हीं को हमें बराबर सिद्ध करना है। किस प्रकार से करते हैं? इसके लिए हम मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम का उपयोग करेंगे और उसी की सहायता से इन्हें बराबर सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर भी होती हैं, तो ये काम आएगा ना। चतुर्भुज है जिसमें ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु है, सिद्ध करना है हमें रेखाखंड ए एफ तथा ई सी विकर्ण बी डी को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांट देते हैं। समद्विभाजित करते हैं अर्थात डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। यही हमें सिद्ध करना है। अब प्रमाणित कर लेते हैं इसे। उपपत्ति, जो कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। चतुर्भुज है इसीलिए भुजा ए बी जो है वो डी सी के समांतर होगा। ए बी समांतर डी सी तथा ए बी बराबर भी होगा डी सी के। ए बी बराबर डी सी, यह क्या है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, जो कि बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब देखिए, यदि ये भुजा इसके समांतर है तो ये भुजा जो है वो इसके समांतर हो जाएगा या इसके समांतर हो जाएगा। अब जिसकी आवश्यकता है वही लेंगे। यहाँ ए की आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ पर एफ सी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पूरी भुजा अगर इसके समांतर है तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो चलिए आगे लिखते हैं। अतः ए ई समांतर एफ सी तथा ए बी बराबर सी डी या डी सी दिया है। दोनों पक्षों में अगर 1/2 से भाग दे दूं मैं, तो 1/2 से अगर भाग देता हूं तो ये जो ई यहाँ पर है मिड पॉइंट है और एफ जो है वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ से मैं ए ई बराबर एफ सी लिख सकता हूँ, है ना। ए ई बराबर एफ सी
चूंकि ई और एफ मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे से करते हैं। चित्र को मैंने दोबारा बनाया है जिससे कि आपको क्लियरली समझा पाऊँ। तो अभी हमने सिद्ध किया है ए ई समांतर एफ सी तथा ए ई बराबर एफ सी। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखिए चित्र में ए ई सी एफ एक चतुर्भुज बन रहा है, और इसके पहले के प्रश्नों में हम पढ़ चुके हैं कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। क्या ये लिख लेंगे, इसीलिए ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। अब ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी वह समांतर होंगी। ए ई समांतर एफ सी है और ए एफ किसके समांतर हो जाएगा, ई सी के। तो लिख सकते हैं तब ए एफ समांतर ई सी। अब देखिए ये पूरी भुजा जो है ए एफ वो ई सी के समांतर है, तो इस भुजा का एक भाग सामने वाली भुजा के एक भाग के समांतर हो सकता है, जैसे कि ए पी समांतर ई क्यू। हम लिख सकते हैं अतः ए पी समांतर ई क्यू। अब इसकी आवश्यकता कब पड़ेगी, जब हम त्रिभुज बी पी ए या ए पी बी लेंगे तो ये भुजा जो है इस त्रिभुज का सामने वाली भुजा के समांतर होगा, और ये जो है वो मध्य बिंदु ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस भुजा का मध्य बिंदु हो जाएगा। और इसी की तो आवश्यकता है, बी क्यू बराबर क्यू पी या पी क्यू बराबर क्यू बी, ये लिख सकते हैं। फिर अगला भी हम यहाँ देखिए, ये भुजा इसके समांतर, क्योंकि ये पूरी भुजा जो है इसके समांतर है, तो ये भी लिख लेते हैं तथा एफ पी समांतर क्यू सी। अब इसकी आवश्यकता कब पड़ेगी, जब हम ये त्रिभुज ले लेंगे तो ये भुजा इसके समांतर, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि डीसी का मध्य बिंदु है, तो ये पॉइंट जो है वो इस भुजा का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डी पी बराबर पी क्यू, और यही तो हमें प्रूव करना है आगे चलकर ना, तो ये काम आएगा। अब हम त्रिभुज लेंगे जैसा कि मैंने बताया था, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए पी बी में मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है ना? ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तथा अभी हमने लिखा है ए पी समांतर है ई क्यू के, ए पी समांतर ई क्यू, इसीलिए क्यू भुजा बीपी या पीबी का मध्य बिंदु होगा। ये किससे होता है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से होता है, मध्य बिंदु होगा। और इसका रीजन हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा। इसीलिए यदि ये इस भुजा का मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर क्यू बी, पी क्यू बराबर क्यू बी। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया था ए पी बी और यहाँ पर सी क्यू डी ले लेते हैं। अब त्रिभुज सी क्यू डी में अब यहाँ डी सी का मध्य बिंदु एफ ऑलरेडी दिया है, तो एफ भुजा डी सी का
मध्य बिंदु है। और आगे हमने ये भी प्रूव किया है एफ पी समांतर है किसके, क्यू सी के, तथा एफ पी समांतर क्यू सी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि P जो है भुजा डी क्यू का मध्य बिंदु है। P भुजा डी क्यू का मध्य बिंदु है, या होगा, ये भी लिख सकते हैं। अब इसके आगे रीजन लिख लेते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा। अब ये जो है, ये पॉइंट P वो टी क्यू का मध्य बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं कि डी पी बराबर पी क्यू। अतः डी पी बराबर पी क्यू। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना हम करें तो देखिए यहाँ पी क्यू बराबर क्यू बी है और यहाँ डी पी बराबर पी क्यू है। तो यदि तुलना करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, और यही तो हमें सिद्ध करना है ना। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। अतः रेखाखंड ए एफ तथा ई सी विकर्ण बी डी को समविभाजित करते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। तो लिख देंगे इति सिद्धम। ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समविभाजित करते हैं। इस प्रश्न को समझने के लिए एक चित्र बनाना आवश्यक है। एक चतुर्भुज बना लेते हैं और इसे नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। मध्य बिंदुओं की बात हो रही है तो मध्य बिंदु भी ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि भुजा ए बी का एक मध्य बिंदु है, पी पी सी का क्यू, सी डी का आर और डी ए का एस। अब इन मध्य बिंदुओं को भी मिला लेते हैं। तो यहां पर हमें चतुर्भुज मिल गया। फिर आगे कह रहा है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समविभाजित करते हैं। तो परस्पर समविभाजित करते हैं अर्थात पी को अगर आर से मिला दिया मैंने और एस को क्यू से मिला दिया, तो ये दोनों परस्पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समविभाजित कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना होगा कि एसओ बराबर ओ क्यू, पीओ बराबर ओ आर, यही हमें सिद्ध करना होगा। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम विकर्ण को भी मिला लेंगे। किसी एक विकर्ण को मिला लीजिए, या तो ए को सी से मिला लीजिए या बी को डी से मिला लीजिए। तो मैं यहाँ बी को डी से मिला रहा हूँ। और इसे क्यों मिलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता से इसे सिद्ध कर पाएंगे। देखिए किसी प्रकार से अगर हम पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें तो ये सिद्ध हो जाएगा कि इसके, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह परस्पर क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं, और यही तो हमें भी सिद्ध करना है। तो चलिए किस प्रकार से हल करेंगे, हल करते हुए समझते हैं। तो यहाँ पर हमने माना है ना इसे, तो लिख लेते हैं माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः
भुजाओं ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी और बी ए के मध्य बिंदु है। अब प्रमाणित कर लेते हैं इसे। उपपत्ति। अब देखिए एक त्रिभुज में लो ए बी डी, ठीक है। तो ए बी डी में ए बी का एक मध्य बिंदु है P और ए डी का एक मध्य बिंदु है S। तो अगर इन्हें मिला दिया जाए तो मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो भुजा है वह अपने सामने वाली भुजा के समांतर होगा और इसका क्या होगा, आधा होगा। तो यही करना है हमें। त्रिभुज ए बी डी में S और P क्रमशः भुजाओं ए डी और ए बी के मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि एस पी जो होगा वो बी डी के समांतर होगा। एस पी समांतर बी डी तथा एस पी जो होगा वो बी डी का आधा भी होगा। एस पी इज इक्वल टू हाफ बी डी से बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से अगर हम त्रिभुज बी सी डी लें, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी में मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करते हुए हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए सी डी का एक मध्य बिंदु आर है और सी बी का एक मध्य बिंदु क्यू है। तो इससे जो रेखा मिलाएगी वह बी डी के समांतर होगी और बी डी का क्या होगा, आधा भी होगा। मध्य बिंदु प्रमेय से क्यू आर समांतर बी डी तथा क्यू आर बराबर हाफ बी डी। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की यदि तुलना की जाए तो एस पी जो है वो बी डी के समांतर है और क्यू आर जो है वो बी डी के समांतर है। तो कॉमन क्या आ रहा है, बी डी। तो हम लिख सकते हैं एस पी समांतर क्यू आर। और इसी प्रकार एस पी इज इक्वल टू हाफ बी डी है और क्यू आर बराबर हाफ बी डी है। तो हम लिख सकते हैं एस पी बराबर क्यू आर। तो हम दोनों की तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, जैसा कि मैंने बताया, एस पी समांतर हो जाएगा क्यू आर के तथा एस पी बराबर हो जाएगा क्यू आर के। अब हम जानते हैं ये एक चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है और इसमें एक भुजा जो है वो सामने वाले भुजा के समांतर है और यही भुजा सामने वाली भुजा के बराबर भी है। तो हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर व बराबर हो तो क्या होता है, वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। चूंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म या जोड़ा समांतर तथा बराबर है, इसीलिए पी क्यू आर एस
एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अब चूंकि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो विकर्ण है वह परस्पर क्या होंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो पी आर एस क्यू को समद्विभाजित करेगा, अर्थात एस ओ बराबर ओ क्यू और पी ओ बराबर ओ आर। यही हमें सिद्ध करना था। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसीलिए पी आर और एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करेंगे अर्थात देखिए चित्र में पी आर और एस क्यू जो है वो परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ओ पी बराबर ओ आर और ओ एस बराबर ओ क्यू। यही लिख लेंगे, अर्थात ओ पी बराबर ओ आर तथा ओ एस बराबर ओ क्यू, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, या हेंस प्रूव्ड। ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कर्ण एबी के मध्य बिंदु एम से होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि, यहाँ भी हमें फिगर बनाना है। पॉइंट जो प्रूव करना है, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, एम डी परपेंडिकुलर या लंब है एसी, सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी। ये तीनों पॉइंट्स हमें प्रूव करने हैं। तो पहले फिगर बना लेते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है और कोण सी पर वह समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसे हमें सी मानना है क्योंकि यहीं पर समकोण है। तो ए बी कहीं भी ले लीजिए, चाहे यहाँ ए ले लीजिए, यहाँ बी, चाहे यहाँ ए और यहाँ बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कह रहा है कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर, ए बी का एक कोई मध्य बिंदु है, एम से होकर बीसी के समांतर, बीसी के समांतर कोई रेखा खींचा जा रहा है जो एसी को डी पर प्रतिच्छेद करता है। तो ठीक है, यहाँ से एक रेखा खींचा जो डी पॉइंट पर इसे प्रतिच्छेद कर रहा है। इस पॉइंट का नाम डी है। ठीक, दर्शाना है डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। ये जो है वो एसी का मध्य बिंदु है। तो ये तो बहुत सिंपल है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम सिद्ध कर सकते हैं। चूंकि यहाँ दिया है ना कि डीएम जो है वो सीबी के, यही तो बोल रहा है, बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो है वो इसके समांतर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो बिंदु है ये इसका मध्य बिंदु है एबी का, तो इसलिए डी किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, एसी का। यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए हल करते हैं इससे। जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 अंश तथा एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। और डी एम समांतर बीसी।
ये भी दिया हुआ है, बीसी के समांतर एक रेखा जो खींच रही है वो डीएम है और सीबी के समांतर है। अब पहला जो पॉइंट प्रूव करना है तो उसे सिद्ध कर लेते हैं। उसके लिए त्रिभुज ए बी सी लेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में डी एम समांतर बी सी तथा एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसीलिए जो डी बिंदु होगा वह एसी का मध्य बिंदु हो जाएगा। किसकी सहायता से? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम की सहायता से। तो डी भुजा एसी का मध्य बिंदु होगा, और यही हमें सिद्ध करना है। और ये किसकी सहायता से हुआ है? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा, विलोम द्वारा। पहला पॉइंट प्रूव हो गया। अब चलिए सेकंड पॉइंट प्रूव कर लेते हैं। एम डी लंब है एसी पर, तो एम डी जो है वो एसी पर लंब है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम इस कोण को या इस कोण को 90 अंश का सिद्ध कर लें तो क्या हो जाएगा? एम डी जो है वो लंब हो जाएगा एसी पर। तो इसे किस प्रकार से कर सकते हैं? अब देखिए, दिया है प्रश्न में कि जो डीएम है वो सीबी के समांतर है, और ये कोण कितना है? 90 अंश का है। मान लेते हैं कि ये एक तिर्यक रेखा है जो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कुछ कोण बनते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण सहांतर कोण होगा, और इनका योग कितना होगा? 180 अंश। तो अगर 180 में से 90 को घटाता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 90 अंश। या तो एक और तरीका है, ये वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण संगत कोण कहलाएंगे, और ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2-3 तरीके से इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका मैं अपना रहा हूँ। यहाँ संगत कोण लेते हुए इन्हें हम एम डी लंब है एसी पर, ये सिद्ध कर देंगे। तो सेकंड पॉइंट को प्रूव करते हैं। चूंकि डी एम समांतर बी सी तथा तिर्यक रेखा क्या ले रहा हूं? सी डी या सी ए ले सकते हैं। सी ए तिर्यक रेखा है, तब कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी एम क्या हो जाएंगे? संगत कोण, या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं इन्हें। और ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, और इन्हें एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं हमेशा। तो ए सी बी हम ऑलरेडी जानते हैं कितना है? 90 डिग्री। तो कोण ए डी एम बराबर क्या हो जाएगा? इसीलिए कोण ए डी एम बराबर 90 अंश। अतः हम लिख सकते हैं, अब यहाँ 90 अंश बन रहा है तो ये क्या होगा? एक लंब है, इसीलिए एसी पर एम डी जो है वो लंब है, इसीलिए कोण क्या बन रहा है? 90 अंश। अतः हम लिख सकते हैं एम डी लंब है एसी पर, और यही हमें सिद्ध करना था। सेकंड पॉइंट भी प्रूव हो गया। अब चलिए अगले पॉइंट को नेक्स्ट पेज में प्रूव करते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमें प्रूव करना है, सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ए बी। अब चित्र में अगर देखा जाए तो सी का एम से तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो सी को हमें एम से मिलाना पड़ेगा। तो एक रेखा द्वारा इसे मिला देंगे और फिर इस पॉइंट को प्रूव करेंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, तभी क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट पेज पे इसे करते हैं। यहाँ ऑलरेडी मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, तो सी को एम से मिला देते हैं। अब ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, दो त्रिभुज मैं लेता हूँ, इन्हें सर्वांग सम पहले सिद्ध करता हूँ। एक त्रिभुज एडीएम और दूसरा त्रिभुज सीडीएम। अब इसमें अगर सर्वांग सम सिद्ध करना हो तो 3 शर्तों को पूरा करना होता है हमें। तो देखिए 3 शर्तें जो है आसानी से पूरी कर सकते हैं। एक तो डीएम जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है, और यहाँ एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का।
तो 90 डिग्री हो गया। और अभी हमने प्रूव किया था कि डी जो है वो AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AD बराबर BC। तो 3 शर्तें हम पूरी करके इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो 2 त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADM और त्रिभुज CDM में। तो DM बराबर MD, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। और कोण ADM बराबर कोण CDM, प्रत्येक 90 अंश है। और AD बराबर DC, AD बराबर DC। इसका रीजन लिख सकते हैं, चूंकि AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ADM सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDM के। कौन से नियम से हुआ ये? साइड एंगल और फिर साइड, तो साइड एंगल साइड नियम से। अब यहां से हम AM बराबर CM लिख सकते हैं, AM बराबर CM, AM अतः किसके द्वारा? CPCT द्वारा। AM बराबर CM CPCT द्वारा। अब इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। और फिर देखिए M जो है वो AB भुजा का क्या है? मध्य बिंदु है। तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं AM बराबर BM, और किसके बराबर होगा? हाफ AB के बराबर होगा, है ना, क्योंकि बराबर बराबर भागों बांट रहा है, तो यही लिखेंगे। अब M भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए AM बराबर हो जाएगा BM के या MB के। और ये दोनों किसके बराबर होंगे? ये आधे के बराबर होंगे, किसके? पूरी भुजा के, क्योंकि बराबर ही है ना, आधा आधा बराबर है आपस में, तो हाफ AB। अब इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 की यदि तुलना की जाए तो AM बराबर CM है, और AM किसके बराबर है? MB के बराबर है। तो AM की जगह मैं CM को लिख सकता हूँ और MB की जगह AM को लिख सकता हूँ। और यही तो तीसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है, यहाँ यही सिद्ध करना है ना कि CM बराबर MA बराबर हाफ AB। तो चलिए यही करते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तुलना कर लिया तो CM बराबर MB की जगह AM या MA लिख सकते हैं। तो MA बराबर किसके है? हाफ AB। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब जो नेक्स्ट प्रश्नावली है उसमें मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। 11.2 होगा, और फिर 11.2 जैसे ही खत्म होगा उसके बाद फिर सर्कल चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो तबीयत जैसे ही थोड़ा जल्दी रिकवर करता हूँ, सीने में बहुत ज़्यादा कफ हो गया है, इसी वजह से बोलने में परेशानी हो रही है, और कफिंग मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है कि बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है। तो फिर वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।